हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आर्डिनो क्या है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और इस पर जो कंपोनेंट्स लगे हैं उसका काम क्या होता है। तो ले देकर मैं आपको आर्डिनो का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग में आते हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप सी लैंग्वेज पढ़ते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में होगा या सेकेंड सेमेस्टर में होगा, लेकिन होगा सी लैंग्वेज बीटेक में होता है। तो फिर आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको मैं एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और आप अगर आगे फ्यूचर में ऑर्डिनो पे वर्क करना चाहते हैं तो आप उसे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है ऑर्डिनो की, जो हम लोग ऑर्डिनो आईडी पर प्रोग्राम करते हैं, उसका जो लैंग्वेज होता है ना, वो सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस दोनों का मतलब कि एक तरह से सबसे ज्यादा तो सी होता है, पर सी प्लस प्लस का जैसे आप जानते हैं दोनों सिमिलर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो फिर अगर आपने सी ढंग से पढ़ी हुई है तो आपको प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं होगी। प्रोग्रामिंग मैं खैर एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें कि कैसे करते हैं। बहुत आसान होता है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है इसका तो। लेकिन अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ें ढंग से तो आपको लंबी प्रोग्रामिंग होगी। कोई अच्छा रोबोट्स को बना रहे हैं आप, तो फिर आपको बहुत ईजी होगा समझना। तो इसलिए उसे ढंग से पढ़िए अगर आप बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो। यानी तो आप स्टार्टिंग में भी हैं, 9th-10th के स्टूडेंट हैं तो आप आगे ही ढंग से पढ़िएगा, या पढ़ लीजिए। अगर आपको शौक है पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आसान लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, तो बहुत ईजी लैंग्वेज है, पढ़ सकते हैं आप उसे। पर उसे ढंग से पढ़िए, उसके पूरे बेसिक्स को समझिए, तब आपको इस सब रोबोटिक्स फील्ड में आके आसानी होगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। और ऑर्डिनो तो खैर काफ़ी आसान है, सबसे मतलब इजी है। सबसे स्टार्टिंग यहीं से किया जाता है और इसके बाद आप रेस्पबेरी पाई पढ़ेंगे, आप अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, पर सबसे ईजी ऑर्डिनो है और आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ऑर्डिनो के बारे में बताता हूँ। तो ऑर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है। मतलब कि ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो इसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसे कोई भी यूज कर सकता है, उसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई किसी को शेयर कर सकता है, कोई चाहे तो उसमें चेंजेस भी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो वो होता है, उसका मतलब होता है ओपन सोर्स। तो ये ओपन सोर्स है, तो बिंदास आप इसे यूज कीजिए, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। और इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, जो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं, कहाँ गया ये, एटमेगा 328P। इसका स्टोरेज 32 KB का होता है और प्रोग्राम हम इसी में स्टोर करते हैं। और जो लैंग्वेज यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए वो सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो और ऑर्डिनो की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो होती है www.ordino.cc। आप उस पर जाकर इसके बारे में जान सकते हैं और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो लोग सॉफ्टवेयर के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। खैर ये बहुत सिंपल है, आप ऑर्डिनो को आसानी से सीख सकते हैं। इसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं और एक तरह से सीपीयू ही है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं ना, कि कंप्यूटर का जैसे सीपीयू होता है, सारे प्रोग्राम्स उसके थ्रू ही रन करते हैं, वैसे एक तरह से पूरा ब्रेन है ये, ठीक है। जो भी आप बनाएंगे रोबोट, उसका जो मेन ब्रेन होगा वो यही होगा। इसमें भी ये जो है तो पूरा प्रोटोटाइप है, लेकिन इसका जो मेन चिप ये है, इसके अंदर हमारा जो अपलोड करते हैं प्रोग्राम वो इसमें स्टोर होता है और यहीं से सारा मतलब सब कुछ इसी से होता है मेन। तो और ये जो बाकी सारे कंपोनेंट्स है प्रोग्रामिंग में खैर हेल्प करता है कि प्रोग्राम कर सकते हैं। पर अगर आप चाहें तो इन सबको हटा भी देंगे और आप इस चिप को निकाल के अगर यूज करेंगे कनेक्शन करके ठीक से, तो आप वही सारे प्रोग्राम्स को इस चिप के थ्रू भी चला पाएंगे। तो आपका पावर भी बचेगा, उसमें पावर कंजप्शन कम रहेगा। तो ये सब फायदे हैं इसके। वो खैर आगे की बात है, पर मैं आपको भी बेसिक इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मतलब क्या है। तो ओपन सोर्स है और इसमें जैसे जो ये पिन्स है इतने, ठीक है, 0 से लेके 13 तक पिन होते हैं। इसको आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, ये डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स होते हैं, इसको आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इनपुट या आउटपुट सेट कर सकते हैं। ऑर्डिनो बोर्ड्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ऑर्डिनो यूनो। तो ये ऑर्डिनो यूनो बोर्ड ही है और हम लोग बेसिक मतलब जो स्टार्ट करते हैं वो यहीं से करते हैं, इसी बोर्ड से करते हैं। कोई अगर नया लड़का सीखना या कोई नया स्टूडेंट है वो अगर सीखना शुरू करेगा तो ऑर्डिनो यूनो बोर्ड ही लेगा। इसमें पिन्स भी हैं हमारे, मतलब जितना यूज़ होता है नॉर्मली वो सारे पिन्स भी अवेलेबल हैं। स्टोरेज भी रहती है 32 KB की। तो और 32 KB में हम लोग काफ़ी मतलब बहुत लंबे प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। पर प्रोग्राम्स और भी लंबे होते हैं। अगर आप रोबोट बनाना शुरू बनाएंगे तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होता है। तो उस केस में हम लोग दूसरे बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो उस केस में अगर आपको ज़्यादा प्रोग्रामिंग लंबी करनी है, ज़्यादा स्टोरेज चाहिए और ज़्यादा पिन्स चाहिए, तो आप आर्डिनो मेगा बोर्ड का यूज़ करेंगे। और उससे छोटे बोर्ड्स भी होते हैं, जैसे ऑर्डिनो नैनो हो गया, वो उससे छोटा होता है। और ऑर्डिनो प्रो मिनी हो गया, वो उससे भी छोटा होता है।
तो ऑर्डिनो प्रो मिनी में और ऑर्डिनो नैनो में, इन सब में मतलब सारे बोर्ड्स में जो होते हैं, बाकी सारे जो इस पे जैसे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये सब सेम ही रहते हैं। स्टोरेज का अंतर रहता है और पिन का अंतर रहता है। उसमें पिन्स थोड़े मतलब ज्यादा रहेंगे। ऑर्डिनो मेगा बोर्ड है और उसका स्टोरेज ज्यादा रहेगा। स्टोरेज उसमें 256 KB का होता है। और बाकी सारी चीजें मैं खैर इसका सारे कंपोनेंट्स बताऊंगा आपको कि किसका क्या काम है। और वही सारे बोर्ड्स सिमिलर होते हैं, तो फिर आप उससे आपको पता चल जाएगा कि किस कंपोनेंट का क्या काम है दूसरे बोर्ड्स में भी। तो होता क्या है कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो रीसेट बटन, ठीक है। तो रीसेट बटन जो होता है, नाम से लग रहा है कि रीसेट बटन मतलब कि वो प्रोग्राम को डिलीट कर देगा। बहुत लोग को मतलब स्टार्टिंग टाइम में तो यही लगता है हम लोग को कि यार वो डिलीट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीसेट का मतलब होता है कि वो प्रोग्राम को रीसेट करेगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने इसको क्लिक किया तो प्रोग्राम डिलीट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो रीसेट मतलब कि अगर आपने इसमें कोई प्रोग्राम अपलोड करके रखा है इस बोर्ड में, इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो चिप है Atmega 328P, इसमें आपने कोई प्रोग्राम अपलोड किया है तो उसको रिस्टार्ट करना हो दोबारा। एक बार चल रहा है कहीं पे, रिस्टार्ट करना दोबारा फिर से, तो इसको एक बार क्लिक करेंगे तो फिर से दोबारा स्टार्टिंग से अपने इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होना शुरू कर देगा। पहले जैसे पहला स्टेप था उसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप पूरा फॉलो करेगा। तो रीसेट का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना। और फिर इसके बगल में आप देख सकते हैं कि एक आपको दिख रहा होगा कि नहीं, AREF पिन है, ठीक है। AREF पिन, ये होता है AREF पिन। दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड रुकिए, मैं कुछ करता हूं। AREF पिन, फोकस नहीं, एक सेकेंड। हाँ अब दिखा, AREF पिन ये होता है, लिखा हुआ है। A का मतलब होता है एनालॉग, REF मतलब होता है रेफरेंस। तो अगर आपको एनालॉग रेफरेंस के लिए यूज करते हैं इसको, एक अगर आपको एक्सटर्नल रेफरेंस वोल्टेज देना है, ठीक है, ऑर्डिनो को, तो हम लोग इस AREF पिन का यूज करते हैं। और हाँ अब फोकस हो गया, सही है। तो और इसके बाद ग्राउंड पिन्स। तो ग्राउंड पिन्स आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 ग्राउंड पिन है यहाँ पे, और एक ग्राउंड पिन है यहाँ पे। AREF पिन के नीचे एक ग्राउंड पिन है, दिख रहा होगा, GND लिखा हुआ है। तो ग्राउंड पिन का यूज इसलिए होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं ना बीटेक में, हम लोग इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता होता है ग्राउंड क्यों देते हैं। जैसे हम लोग बल्ब, आपको मैं, अगर आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट है तो आपको ज्यादा आइडिया नहीं होगा ग्राउंड के बारे में, तो मैं बताता हूँ। जैसे आप बल्ब यूज करते हैं ना, तो LED बल्ब है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड है। तो अगर आपने उसका एक जो पॉजिटिव बड़ा वाला जो टर्मिनल है, उसको क्या बोलते हैं, एनोड को अगर आपने प्लस से कनेक्ट किया, ठीक, और जो कैथोड होगा फिर उसको एक चीज से किसी एक टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं ना, नेगेटिव टर्मिनल से, तो जो नेगेटिव है एक तरह से वो GND है, ठीक है, ग्राउंड है। तो एक आप उसको प्लस दे रहे हैं, एक माइनस दे रहे हैं। तो वैसे इसका भी कॉन्सेप्ट है। आप सारे सेंसर्स में भी यही होता है। जैसे कि सारे सेंसर्स में मेनली 3 मेन फंक्शन होते हैं। बाकी अगर आप अल्ट्रासोनिक सेंसर की बात करें तो उसमें ट्रिक पिन होता है, इको होता है, पर बेसिकली 3 चीजें सब में होती हैं। IR सेंसर की जैसे मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, एक ग्राउंड रहेगा आपका, और एक आप उसको किसी चीज से सप्लाई देंगे, 5 वोल्ट रहता है, और एक 5 वोल्ट मतलब कि उसमें VCC रहता है, ठीक है। VCC मतलब वो एक तरह से सप्लाई देने के लिए यूज करते हैं, हम सेंसर में सप्लाई देते हैं। जैसे मैं IR सेंसर आपको दिखा देता हूँ। IR सेंसर ये है, इसमें आपका आउट है और GND है और VCC है। तो VCC मतलब आप इसमें सप्लाई देंगे 5 वोल्ट की, और GND मतलब उसका एक तरह से नेगेटिव टर्मिनल टाइप, ठीक है, जैसे हम समझते हैं। और आउटपुट का मतलब होता है कि यहां से ये ऑन ऑफ का सिस्टम, जैसे कि अब यहां से सप्लाई देगा तो ऑन करेगा, ऑफ करेगा, जो जैसी कोडिंग हम लोग करके रखे हैं उसके अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। तो खैर IR के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ऑर्डिनो के बारे में बता रहा हूँ, IR के बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो वही है इसमें भी। तो ग्राउंड पिन्स का यूज एक तरह से हम लोग सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, मतलब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि आपने मान लो अपने आउटपुट दे दिया यहाँ से किसी डिजिटल पिन से, बल्ब है जैसे LED बल्ब है, तो अगर आपने उसको दे दिया, अपने 10 पे मान लो आउटपुट सेट करके रखा था, तो यहाँ से सप्लाई मिल रही है उसको 5 वोल्ट, लेकिन उसका जो नेक्स्ट टर्मिनल है उसको तो सप्लाई नहीं मिलेगी, तो सर्किट कंप्लीट होगा नहीं। तो उसमें जैसे हम लोग बल्ब में एक नेगेटिव देते हैं, तो वैसे इसमें एक ग्राउंड दे देंगे, यहाँ से ग्राउंड कर देंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी उसकी, फिर वो बल्ब जलेगा, ग्लो कर जाएगा। तो वही उसी लिए हम लोग तरह से कंप्लीट करते हैं सर्किट को। तो आप इतना ही समझिए अभी, क्योंकि आप अभी वैसे भी स्टार्टिंग में हैं। और उसका यूज इसलिए होता है, जैसे अब मेन अगर यहाँ बात करें कि ग्राउंड का क्या हो, मतलब ऐसा हम एक रूल है ना कि सारे ग्राउंड्स कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सबका ग्राउंड एक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर
अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग अगर आप रोबोट बना रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या चाहिए होगा कि सारे सेंसर्स हैं अलग अलग। मान लीजिए आपने अल्ट्रासोनिक भी यूज कर रखा है, अपने IR भी यूज कर रखा है, अपने मोटर ड्राइवर IC भी यूज कर रखा है, DC गेट मोटर भी है। तो उस केस में होता क्या है ना कि अगर आपके पास अलग अलग GND हो गया, ठीक है, तो अलग अलग GND अगर आप सबको एक नहीं करेंगे तो आपके जो कम्युनिकेशन होता है अलग अलग, सबका अलग कुछ फ्लक्चुएशन होगा वोल्टेज में, वो ढंग से मतलब कि प्रॉब्लम आएगी आपके लेट में। कोई मोटर चल रहा है, कोई मोटर स्लो होगा, कोई फास्ट होगा, अलग अलग मतलब बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, वो चल नहीं पाएगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबका ग्राउंड एक कर देते हैं कि कम्युनिकेशन में दिक्कत ना आए, डिजिटल डेटा है खुद ब खुद कम्युनिकेट कर लें, तो इसलिए होता है मेन, सबका ग्राउंड एक करते हैं। खैर वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है वो। और डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो अभी बताता हूँ। डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस ये 0 से 13 तक होता है, और इसको हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग डिजिटल मतलब इनपुट या आउटपुट सेट कर सकते हैं। इनपुट लिख देंगे कोडिंग में जाके तो इनपुट बन जाएगा, ये सप्लाई को लेगा और उसके अकॉर्डिंग कुछ परफॉर्म करेगा। यानी तो अगर आप आउटपुट सेट कर देंगे तो उस टाइम में जब ये कोड रन करेगा तो आउटपुट का कंडीशन होगा, तो ये आउटपुट सप्लाई देगा 5 वोल्ट का, तो सेंसर में कुछ आगे काम होगा। तो वही डिजिटल अपने अकॉर्डिंग आप इसको इनपुट आउटपुट सेट कर सकते हैं, कोडिंग में लिख देंगे हो जाएगा। और जो PWM पिंस होते हैं, तो PWM पिंस मतलब इस पे साइनोसॉइडल सिंबल लगे हैं, आप देख सकते हैं किसी किसी पे। 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। तो उस केस में होता ही है कि हाँ अब देखिए जूम हो गया थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तो फोकस मतलब सही हो गया है। तो अब दिख रहा है आपको ढंग से, आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ एक सिंबल टाइप का बना हुआ है, साइनोसॉइडल सिंबल जैसा बना हुआ है, होता है ना साइन का, कॉस का, कर्व, ग्राफ, वैसे है, हल्का हल्का लिखा हुआ है, तो वही साइनोसॉइडल सिंबल मैं बोल रहा हूँ उसको। तो वो डिजिटल मतलब PWM पिंस होते हैं वो। PWM पिंस मतलब कि अगर आपको एनालॉग कोई सिग्नल मिलता है ना, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में उसको चेंज करके वो मतलब कि इसको दे देगा, मतलब अंदर जो क्योंकि आप जानते हैं कि जो मशीन्स होते हैं वो एनालॉग की चीजों को ले लेंगे बाहर से, लेकिन वो उसको डिजिटल में ही परफॉर्म करेंगे, उनका सारा कैलकुलेशन डिजिटल में ही होगा। तो पल्स विद मॉड्यूलेशन PWM का फुल फॉर्म होता है। वो पल्स की विड्थ को अपने नीड के अकॉर्डिंग, मतलब नीड के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा करता है, तब मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक। तो होता है वही, उसको विड्थ को कम ज्यादा करना, मतलब जो एनालॉग सिग्नल है अगर आपको मिल रहा है तो उसमें जिस हिसाब से अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू मिल गई आपको, तो उस बड़ी वैल्यू का क्या करेगा वो कि उसको 5 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट के केस, 0 to 5 वोल्ट तक में वो वेरी कराएगा, थोड़ी देर तक, कभी ज्यादा देर तक ऑन रखेगा, कभी कम देर तक ऑन रखेगा। तो उस हिसाब से उसका जो ड्यूटी साइकिल होता है वो कम ज्यादा होगा, तो उसका बेनिफिट वहां पे, खैर वो आगे की बात है, वो भी हायर में आप थोड़ा डीप में आएंगे तब समझेंगे उन सब चीजों को। PWM पिंस वैसे स्टार्टिंग में आपको जल्दी नहीं मिलेगा, उस पर ज़्यादा वो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आगे है काम, तो मैंने बता दिया। वही ड्यूटी साइकिल्स को बढ़ाने के लिए होता है, कम ज़्यादा करने के लिए। जैसे 0 ऑफ रहने का मतलब, लो रहने का मतलब कि 0 वोल्टेज, हाई रहने का मतलब 1 हुआ, 1 का मतलब होता है आपका कि ये 5 वोल्ट देगा, तो कम टाइम के लिए दे रहा है, ज़्यादा टाइम के लिए दे रहा है, उस हिसाब से उसका विड्थ होता है। तो यही है बेसिक इसका। और जो USB कनेक्शन, ये देख रहे हैं आप, ये USB कनेक्शन होता है। तो USB कनेक्शन का यूज़ हम लोग इसमें ऑर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड करने के लिए करते हैं, और इसको पावर सप्लाई देने के लिए भी करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास बैटरी नहीं है और आप अपने कुछ इसमें प्रोग्राम अपलोड किया और आप बस चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक्सटर्नल कोई बैटरी लगा नहीं रहे हैं, तो आप चेक करने के लिए भी, मतलब अगर आपने यहाँ पे सप्लाई दे रखा है, इसके अंदर कनेक्शन करके रखा है USB कनेक्शन, तो इसमें सप्लाई रहेगी बोर्ड में सर्किट में करंट रहेगा, और ये प्रॉपर फंक्शन करेगा, जिसलिए आपने इसको प्रोग्राम किया है वो ये प्रोग्राम को रन कर पाएगा। और आप इसको निकाल भी देते हैं तो आपके पास DC पावर बैरल जैक तो है ही, उससे भी आपका काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें प्रोग्राम अपलोड करने के लिए और पावर सप्लाई के लिए, 2 काम के लिए इसका यूज करते हैं, ये USB कनेक्शन का यूज। और फिर आपका जैसे 0 है, 1 है, तो 0 RX है और 1 TX है। तो 0 आपका एक तरह से RX मतलब कि R से, जैसे आप समझ सकते हैं, R से रिसीवर होता है और T से आपका ट्रांसमीटर होता है। तो रिसीवर वाला क्या करेगा कि यहाँ से कोई सेंसर जो है वो यहाँ पे, या कोई डिवाइस है वो यहाँ पे आपको डेटा सेंड करेगा, तो उसको रिसीवर RX जो है रिसीव करेगा, और जो TX जो है वो ट्रांसमिट करेगा, डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इसका मेनली यूज मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज करते हैं ना, तो ब्लूटूथ मॉड्यूल में होता क्या है, उसमें भी RX TX होता है। तो इसका जो RX होता है उसके TX में लगाते हैं, और उसका जो TX होता है इसके RX में लगाते हैं, तो वो कम्युनिकेट कर पाता है एक तरह से। तो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं 0 और 1 का।
और जैसे आप 0 और 1 का यूज कर रहे हैं तो ये एक रूल भी है कि अगर आप मतलब कोड इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इसमें यूएसबी कनेक्शन में आप प्रोग्रामिंग करके उसको अपलोड कर रहे हैं, तो उस समय आप ये 0 1 को निकाल देंगे, बाद में भले लगा लें लेकिन उस समय निकाल देंगे, क्योंकि फिर वो कम्युनिकेशन में दिक्कत करता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं नाम ट्रांसमीटर रिसीवर है तो फिर वो दिक्कत तो करेगा ही। और फिर हो गया एटमेगा कंट्रोलर। जो एटमेगा कंट्रोलर, ये ब्लैक वाला चिप है, इसको बोलते हैं। इसमें हम लोग इसका मेन काम होता है प्रोग्राम को इसमें स्टोर करना। इसकी कैपेसिटी मैंने बताया ना 32 KB है इसमें, क्योंकि ये एटमेगा 328P है ये। तो और ये आपका आर्डिनो यूनो बोर्ड है, तो उसका तो 32 KB होता ही है। तो स्टोरेज खैर ये पहले से आता है, इसको आप कुछ कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से माइक्रो कंट्रोलर है, इसको आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि इसको आप चाहें तो इसको पूरा हटा दीजिए, इसको यूज़ कर लीजिए। और फिर होता है आपका पावर एलईडी इंडिकेटर। तो पावर एलईडी इंडिकेटर आपका यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है ना, तो ये आपका पावर एलईडी इंडिकेटर है। जब भी आप इसमें सप्लाई देंगे, यहाँ पे देंगे, यहाँ पे देंगे, तो ये वाला बल्ब जलेगा। पावर एलईडी इंडिकेटर ये इंडिकेट करेगा कि सप्लाई आ चुकी है बोर्ड में। बस इसका इतना ही काम है, ये जल के बता देगा, मतलब शो कर देगा, इंडिकेट कर देगा। और फिर वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर आईसी ये है आपकी बगल में, डीसी पावर बैरल जैक के बगल में लगा हुआ है। तो जैसे ये होता है ना, तो इसमें हम लोग 9 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो 9 वोल्ट की जब आप सप्लाई देते हैं इसके अंदर, तो अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा सप्लाई दे दी है, आपने 14-15 वोल्ट दे दिया है, तो आपका जो ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी उसको कम कर देगा। कम करके इसका जितना रिक्वायर, मतलब कि जितना पे सेट रहता है, ये 5 वोल्ट का खैर इसमें मेन फंक्शन होता है, पर अगर आपने 9 वोल्ट दिया तो उसको कन्वर्ट करके इसको 5 वोल्ट में वो दे देगा, कन्वर्ट करके इसमें मतलब 5 वोल्ट ही रन करे, उससे ज़्यादा ना रन करे, नहीं तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, आपका ऑसिलेटर खराब हो जाए, कोई ना कोई आईसी शॉर्ट हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो वैसा मतलब प्रॉब्लम ना है, उसके लिए आपका ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी इसमें लगा रहता है। बस इसी काम के लिए होता है कि प्रोटेक्शन के लिए, एक तरह से कि सारे कंपोनेंट्स प्रोटेक्टेड रहें एक तरह से। और फिर डीसी पावर बैरल जैक मैंने बताई आपको सप्लाई देने के लिए होता है। और 3.3 वोल्ट पिन, 3.3 वोल्ट पिन का यूज जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट पिन है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, मुझे फोकस करने दीजिए। हाँ, अब आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा 3.3 वोल्ट जो पिन है आपका इसमें। हाँ फोकस, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। तो इस पिन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर आप मान लीजिए यहाँ से आपका कोई सेंसर है जिसको 5 वोल्ट सप्लाई नहीं चाहिए, उसको कम ही सप्लाई चाहिए, तो 3.3 वोल्ट चाहिए, तो आप यहाँ से 3.3 वोल्ट की सप्लाई उसको दे सकते हैं उस सेंसर को। और जो 5 वोल्ट वाला रहता है, इससे आप 5 वोल्ट की सप्लाई उस सेंसर को दे सकते हैं। तो मतलब कि आपका उसको एक तरह से आप आर्डिनो बोर्ड के थ्रू ही सप्लाई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फिर एनालॉग पिन है यहाँ पे बचा हुआ, तो एनालॉग पिन A0 से A5 तक है, मतलब 6 पिन है। तो ये आपके जो एनालॉग वैल्यूज, जैसे कोई सेंसर आपने लगाया ना अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो आपको वो एनालॉग, क्योंकि नेचर में जितने भी चीजें हैं उन सब चीजों को कोई सेंसर एनालॉग वैल्यू में ही, एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में ही हमारे कंप्यूटर को बताता है कि कितना वैल्यू, कुछ वैल्यू होती है उसकी, तो उस वैल्यू को अकॉर्डिंग वो बताता है, एनालॉग सिग्नल भेजता है। तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम आप इसमें उससे कनेक्ट करेंगे एनालॉग वाले को, तो उस सिग्नल को ये डिजिटल में कन्वर्ट करके आपके इसको देगा, कंप्यूटर को देगा, ठीक। तो मतलब कंप्यूटर मतलब आपके आर्डिनो को देगा, डिजिटल में एक तरह से कन्वर्ट कर देगा। तो उसके लिए इसको यूज करते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग पिंस का यूज करते हैं। और फिर एलईडी आपका यहाँ पे है, ठीक, आपको दिख रहा होगा, हाँ एलईडी दिख रहा है। तो ये 13 के आप देख रहे हैं पास में जुड़ा हुआ है ना, तो अगर आपने 13 का आउटपुट सेट करके रखा है ना, तो अगर आपने एक कोई इस पे कोई मान लीजिए आपने एलईडी बल्ब से कुछ आप ब्लिंकिंग वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, एलईडी ब्लिंक वाला, तो अगर आप चाहें ब्लिंकिंग स्पीड देखना, तो आप यहाँ पे उसको वहां पे कुछ कनेक्ट भी नहीं करेंगे तो भी आपको दिखेगा जो 13 पे होना चाहिए वो इस बल्ब में शो होगा। ये बल्ब उसके कम ज्यादा मतलब की स्पीड से आपने मान लीजिए 1 सेकंड रखा है उसका ड्यूरेशन, तो 1 सेकंड के बाद ये ब्लिंक करेगा, हाफ सेकंड रखा है तो हाफ सेकंड के बाद ब्लिंक करेगा। तो वो सब चीजें आप यहीं से भी देख सकते हैं बिना कुछ कनेक्ट किए हुए इस 13 वाले पिन पे। एलईडी का काम यही है। और इसमें क्या होता है ना कि एलईडी में आपका एक रेजिस्टेंस के थ्रू ये जुड़ा रहता है, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा है, फिर ये एलईडी लगी हुई है, ठीक है। तो खैर ये इस एलईडी बल्ब के लिए किया है ऐसा। पर इसमें क्या होता है, जो सारे सप्लाई वाले जितने भी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स होते हैं, ये सब 5 वोल्ट के लिए सेट हैं, ठीक है, कि अगर आउटपुट आप देंगे तो 5 वोल्ट की आउटपुट जाएगी। और वैसे मैंने मेजर किया तो 5 वोल्ट तो खैर आ नहीं रहा था, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 5 वोल्ट आता है। जब मैंने इसमें कनेक्शन दे रखा था यूएसबी कनेक्शन में, और तो आया था 4.83 समथिंग, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 आता है, पर एग्जैक्ट 5 नहीं आता है, कुछ कम ही रहता है।
अब पता नहीं ये पावर सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा देता तो होता या कुछ, उतना नहीं पता, लेकिन ये आपका 5 वोल्ट के अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं। और फिर क्रिस्टल ऑसिलेटर है इसके अंदर, एक आप दिख रहे हैं ये ऑसिलेटर। अगर आप लोग बीटेक के स्टूडेंट हैं तब तो आपको पता होगा क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, लेकिन अगर आप नॉर्मल 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको नहीं पता होगा। तो ऑसिलेटर एक तरह से आप ये समझिए इसमें कि इसका ये जो है ना 16 मेगाहर्ट्ज का ये ऑसिलेटर है। ये 16 मेगाहर्ट्ज मतलब मेगा मतलब कि मिलियंस, ठीक है। तो 16 मिलियंस का स्पीड देता है, ठीक है। मतलब इतने 16 मिलियंस प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट कर लेगा 1 सेकेंड में। तो वो इसका काम है, इस क्रिस्टल ऑसिलेटर का वही काम है। तो खैर ये एक तरह से एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्पीड है उसको बढ़ाने का काम करता है। प्रोग्राम के मतलब इंस्ट्रक्शन जो हम लोग देते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ाता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के। और हाँ, तो ये बेसिक है, इतना आप समझिए ऑर्डिनो के बारे में। अगर आप इतना समझ रहे हैं तो आपको मतलब आगे पहला वीडियो का आप मेरा देख रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया है कि ऑर्डिनो क्या है। और इसके बाद आप प्रोग्रामिंग पे आ सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहें तो प्रोग्रामिंग पे आ सकते हैं। और मैं ऐसे वीडियोस और भी अपलोड करूंगा प्रोग्राम से रिलेटेड कि कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है, और सेंसर का किस सेंसर का क्या काम है, और वो कैसे क्या कॉन्सेप्ट क्या है उस सेंसर के पीछे, वो कैसे चल रहा है, लॉजिक क्या है, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा आगे वीडियोज में, फर्दर वीडियोज जो मैं अपलोड करूंगा उन सब में। तो हाँ, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारी सारी जो नई वीडियोस हैं उनका मतलब आपको नोटिफिकेशन कम से कम पहुंच जाएगा ना टाइम पे, इसलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय।